हमारे पूर्वजों ने नीम, तुलसी, एलोवेरा जैसे पौधों को हमारे जिंदगी से काफी ज्यादा जोड़ दिया है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आज किसी भी बीमारी का उपचार प्राकृतिक तौर पर किया जा सकता है। हमारे पास आज बढ़ते विज्ञान के साथ में रासायनिक पदार्थों से बनी औषधियां पहुंचती हैं जो हानिकारक भी हो सकती हैं। इसलिए आज जरूरी है कि किसान अपने खेतों में औषधीय पौधों की खेती करें। इसी बात के महत्व को समझते हुए झारखंड सरकार भी पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है कि हर संभव सुविधा किसानों तक पहुंचाई जाए। नमस्कार, मैं हूं मयंक सिंह और स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्पण में। आज का विषय है औषधीय पौधों की खेती। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हरीश रंजन जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि झारखंड में औषधीय पौधों की खेती करने के लिए क्या संभावनाएं हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि भारत देश में और झारखंड में भी ज़्यादातर हमारे यहाँ छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास ज़मीन की जो लैंड होल्डिंग साइज़ जो है वो बहुत छोटी है। करीब दो या 2.5 एकड़ से भी कम है उनके पास। तो ऐसे सिचुएशन में जब लैंड साइज छोटा है उनका और उनको अपने जीविका जो है उससे ही चलाना है, तो जाहिर है ऐसी सिचुएशन में उनको कुछ ऐसे पौधों की खेती करनी चाहिए जो कि ज़्यादा आमदनी दे सके। आज जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके पास बहुत सारी जो मूलभूत सुविधाएं ज़रूरी होती हैं खेती के लिए वो उपलब्ध नहीं है, जैसे कि बीज हुआ, खाद है, सिंचाई की सुविधा है, और अभी घेरान की व्यवस्था है। इस तरह की कई सुविधाएं हैं जो उनके पास है, और इन सभी चीज़ों को देखते हुए अगर हम अगर अच्छी खेती की तरफ जाना चाहते हैं तो इन किसानों को कुछ ऐसे अल्टरनेटिव क्रॉप्स की तरफ देखना पड़ेगा जो उनको ज़्यादा इनकम दे पाए। जैसे बारिश के दिनों में यहाँ पर ज़्यादातर जो खेती होती है वो धान की खेती होती है और कुछ दलहन की खेती होती है, लेकिन इनसे सिर्फ अगर देखा जाए तो किसानों की जो इनकम है वो बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो कुछ अल्टरनेटिव क्रॉप्स हमको देखना पड़ेगा। और जब हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो औषधीय पौधों की खेती जो है छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो जो सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ के छोटे और सीमांत किसानों को फेस करना पड़ता है वो है आपको सिंचाई की सुविधा। तो अगर हम औषधीय पौधों को अगर देखें तो ज़्यादातर औषधीय पौधों की खेती जो है वो बारिश के मौसम में आसानी से की जा सकती है। ये आपको जून जुलाई के महीने से लेकर सितंबर महीने तक आसानी से इसका फसल लिया जा सकता है। तो एक तो समस्या हम लोग जो पहले बताए सिंचाई की समस्या। जो दूसरी बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर खेती है वो बारिश के सीज़न में होती है, और बारिश के सीज़न में ज़्यादातर जो नीचे और मध्य वाले जो ज़मीन होते हैं उस पर खेती होती है। तो जो टाड़ वाले ज़मीन है, जो ऊपर वाली ज़मीन है, उस पर खेती नहीं की जा सकती या ज़्यादातर वो इसी तरह छोड़ दिए जाते हैं। उन सभी ज़मीनों में अगर हम किसानों के साथ अगर औषधीय पौधे की खेती करें तो हमारा उससे भी आमदनी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एक और जो बेनिफिट है आपको औषधीय पौधा का, वो ये है कि जो अन्य फसल है, जैसे आप सब्जी का फसल हो या दलहन हो या तिलहन हो, इन सभी में आपको जो कीड़े हैं या फिर कोई बीमारी है वो आसानी से लग सकता है। लेकिन औषधीय पौधा में ये अपने आप में ही एक गुण है कि वो उसमें ये चीज़ों का जो प्रकोप है वो कम है। तो जाहिर है ये आपको आसानी से ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है, और छोटे और सीमांत किसान को बिना इसमें खर्च किए हुए जो कीटनाशक है या दूसरे जो दवा वो यूज करते हैं वो बिना यूज किए ही उसका खेती कर सकते हैं। सर, आपने ये तो बता दिया कि झारखंड में क्या संभावनाएं हैं औषधि पौधों की खेती करने के लिए, लेकिन इस बात का कैसे चुनाव किया जाए कि किस प्रजाति की खेती की जाए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि मैंने कहा कि बहुत सारी प्रजातियां की जा सकती है और खेती भी उनकी हो सकती है। तो
ये प्रजातियां सेलेक्ट करने से पहले, इनका चुनाव करने से पहले जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके यहाँ का जलवायु या मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, उसके अनुसार ही आप जो है फसल का चुनाव करें। और ये जानकारी आपको अपने नज़दीकी केवी के कृषि विज्ञान केंद्र या आपको कृषि डिपार्टमेंट से ये चीज़ जानकारी मिल सकती है। दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी वो ये है कि आप जो भी फसल लगाएं, सबसे पहले तो उसका बाजार में क्या डिमांड है और आप उसको बेच पाएंगे कि नहीं, इस पे आपको ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि प्रजातियां तो बहुत सारी हैं और औषधीय पौधा भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप उनको बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, ये सबसे बड़ा समस्या होता है। किसान आज उगा तो लेता है, चीज़ों का उत्पादन तो कर लेता है, पर वो बेच नहीं पाता है क्योंकि उसके पास इस तरह की शक्तियाँ नहीं होती है कि वो बाजार के जो फोर्सेस हैं उनसे वो लड़ पाए, ठीक है। तो आपको इस तरह का जो है पहले से ही एक अपने बाजार का, आसपास के बाजार के डिमांड को आपको उस तरह से पता करना पड़ेगा कि किन पौधों का हमारे यहाँ खेती करने से लाभकारी होगा। अच्छा, एक और जो चीज़ जानकारी योग्य है कि आप इन सभी पौधों को, जिन पौधों को लगाएंगे उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी। तो आप इसके लिए अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट के जो आपको कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि डिपार्टमेंट है, उनके पास जाकर आप इन चीज़ों पे डिस्कशन कर सकते हैं और इसको पता कर सकते हैं कि कौन सा पौधा आप कर सकते हैं और कौन से पौधे का स्कीम्स चल रहा है। या बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हॉर्टिकल्चर विभाग भी कुछ चीज़ों पे सपोर्ट करती है, तो वो चीज़ें उनको जानकारी होती है कि हाँ, इन चीज़ों पे अभी सपोर्ट मिल रहा है या इन चीज़ों को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं झारखंड के जलवायु और सॉइल कंडीशन में। अच्छा, इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसान को अपने लागत का, कि हमारा क्या लागत होगा और क्या मुनाफा होगा, ये दोनों का एक उनको आंकलन करना चाहिए कोई भी खेती से पहले, कहीं पे भी। अगर वो कोई भी अगर फसल चुन रहे हैं, औषधीय पौधा चुन रहे हैं, तो उससे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि मेरा पर एकड़ जो लागत है वो कितना होगा और जब मैं इसको बाजार में बेचूंगा तो मुझे क्या मूल्य मिलेगा और उसके बीच का मुझे प्रॉफिट क्या होगा। तो ये 4-5 बिंदु को अगर वो सोच के रखें तो वो एक इस तरह का 3-4 फसल वो निकाल पाएंगे कि हाँ, ये 4 फसल का खेती मुझे करना चाहिए। सर, मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा-सा विस्तार में समझाएँ कि किस प्रकार जो किसान है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि मध्यम वर्गीय किसान है हमारे यहाँ, तो किस प्रकार वो अपनी आय बढ़ाए इन औषधीय पौधों की खेती कर। अब देखिए, इसमें ऐसा है कि कुछ पौधा जो है हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ पौधों का चुनाव करना पड़ेगा, कुछ औषधीय पौधे जो कि आपको मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो क्या कहेंगे कि श्योर शॉट आपको इनकम दे। जैसे पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने कुछ ऐसे पौधों का खेती भी किया और उसको हम लोग मार्केट भी किए। सर, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उन प्रजातियों का भी वर्णन करें। बिल्कुल। तो उसमें से हम लोग अभी जैसे 3 पौधे पे हम लोगों ने काम किया, जिस पे हम लोगों ने फार्मर्स के साथ एंड टू एंड काम किया है। एक तो मुकुना है, दूसरा चिया और तीसरा तुलसी। तो इन तीनों पौधों के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आप लोगों को। एक तो पहला जो है वो मुकुना है, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो मुकुना प्रूरियंस है और इसको लोकल लैंग्वेज में कॉन्च या आपको किवाक भी कहते हैं। और इस पौधे में जो है आपको ये एक नेचुरल सोर्स है एल डोपा का। एल डोपा एक केमिकल है जिसका ये नेचुरल सोर्स है और ये आपके शरीर में डोपामीन का सृजन करता है, जो कि आपके जनरल हेल्थ के लिए और आपके ये के लिए मनोस्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये जो है इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत सारे दवाइयों को बनाने में, जो कि आपको मानसिक स्थिति को संतुलन में रखना, मेल इनफर्टिलिटी, इन सभी दवाओं में इनका यूज होता है। अब ये बात है कि इनकी खेती कैसे होती है। तो जैसे मुकुना की खेती के लिए आप बाजार में इसका बीज जो है वो उपलब्ध है करीब 300 से 500 रुपये केजी तक। और ये आपको 1 एकड़ में करीब आपको 10 केजी का बीज जो है वो लगेगा
अगर आप इसकी खेती करनी चाहते हैं तो। और ये प्राय आपको जून से लेकर जुलाई तक, जब आपका बारिश सीजन शुरू होता है उस समय ये लगाया जाता है। ये करीब करीब 6 महीने का फसल होता है। और इसका जो है 6 महीने जैसे फसल जो है जब आपका लग गया तो 6 महीने के बाद इसका जो बीज है वो सूख जाता है, और सूख के ही उसको सुखाकर हम लोग उसको कलेक्ट करके सुखाकर बेचते हैं। तो ये इसका पूरा है। और आपको 1 एकड़ में इसका जो प्रोडक्शन आएगा वो करीब करीब आपको 5 से 6 टन आएगा 1 एकड़ में। और इसका जो आपको रेट मिलेगा बाजार में वो करीब 50 रुपये से 70 रुपये तक होगा। तो करीब करीब अगर किसान अगर अच्छे से इसकी खेती करता है और अगर थोड़ा भी देखभाल करता है, क्योंकि ये केयर फ्री क्रॉप है, इसको आप एक बार लगा देंगे ये लतर की तरह फैलेगा, ठीक है। इसमें आप लकड़ी या कुछ का भी इस तरह का झाड़ी का एक टेका दे देंगे ताकि वो उस पर पूरा फैल जाए। और जब इसको आप प्रोडक्शन आए और सुखा कर जब बेचेंगे तो ये करीब करीब आपको 50 से 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से करीब आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का इनकम दे सकता है प्रति एकड़। सर, औषधीय पौधे की उत्पादन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। जैसे ये औषधीय पौधा नाम से ही समझ में आता है कि इसका जो है इस्तेमाल मेडिसिन बनाने के लिए यूज होने वाला। तो जब भी आप इसकी खेती करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का रासायनिक खाद इसमें ना डालें, ठीक है, या कीटनाशक का इस्तेमाल ना करें। अगर इसके साथ आप दूसरे फसलों का भी इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक टॉनिक का ही यूज करें, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जैसे कि आपको गौमूत्र से भी हम लोग बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन कोई भी रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनका जो है ये सभी का जो आउटपुट है वो मेडिसिनल प्लांट के यूज में होना है, तो इसमें हम केमिकल नहीं डाल सकते। दूसरी चीज़ जो इसके प्रोडक्शन में ध्यान रखने योग्य होती है कि आप नीचे वाली ज़मीन का सिलेक्शन ना करें इसके लिए, जहाँ पे पानी का जमाव होता हो, क्योंकि जहाँ पे भी पानी का जमाव होगा वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है, वो सड़ जाएगा। तो आप हमेशा ऐसे लैंड को चुनें जो मिड लैंड हो या फिर अपलैंड हो, ठीक है। तो वैसे ज़मीन का चुनाव होना चाहिए। ये 2 चीज़ जो है अनिवार्य है, ध्यान रखना है। सर, हमने ये तो देख लिया कि खेती कैसे करनी है और किस चीज़ की खेती करनी है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे झारखंड में जो मध्यम वर्ग के किसान हैं उनको क्या राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत औषधीय खेती के लिए किसी प्रकार का सब्सिडी या सहायता पहुंचाया जाता है? बिल्कुल। इसमें राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन से पहले और भी 1-2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। जैसे आप जो मैं पहले भी बोल रहा था कि आपके लोकल जो डिस्ट्रिक्ट के केवीके हैं या फिर कृषि डिपार्टमेंट है, उनके पास भी आप जाकर इस चीज़ की चर्चा कर सकते हैं। वो आपको और भी डिटेल में बता देंगे कि हॉर्टिकल्चर मिशन के द्वारा आपके पास और कौन-कौन से औषधीय पौधे के बारे में आपको सब्सिडी मिल सकता है या आपको सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा कई जगह पे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंडर भी बहुत सारे पैचेज ऐसे डेवलप किए गए हैं मेडिसिनल प्लांट्स के अराउंड, जहाँ पे उनको फुल सब्सिडी और कुछ इस तरह का ट्रेनिंग सपोर्ट भी मिला हुआ है। तो इस तरह के कई सपोर्ट्स मिलते रहते हैं। और लोकल आपको जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कृषि डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो भी इन चीज़ों पे आपको मदद करेंगे। बिल्कुल। सर, अगर आप एक जागरूक किसान हैं तो किस प्रकार आप किसानों के बीच में औषधि पौधों के लिए जागरूकता फैलाएंगे? ये सबसे पहले तो जागरूकता फैलाने के लिए आपको अगर मान लीजिए कि आप कोई एक नए जगह पे जा रहे हैं और उन लोगों को अगर आपको बताना है कि आप औषधीय पौधों की खेती करें, तो सबसे पहले आपको कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन देने पड़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी नोआमुंडी जो वेस्ट सिंहभूम का एक ब्लॉक है, वहाँ पे हम लोगों ने पिछले साल ही जैसे ये जो मुकना छिया बताया, इसके करीब हम लोगों ने 10, 20, 50 तक इस तरह का डिमॉन्स्ट्रेशंस किए अलग अलग किसानों के साथ। और जब हम लोगों ने उनको इस तरह का मार्केट से जोड़कर जब उनको प्रॉफिट मिला, उसके बाद अभी उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब वो किसान जो है वो आगे आ रहे हैं क्योंकि उनको एक सिक्योर्ड इनकम मिला है।
तो इस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशंस जो कि इन टू इन रिजल्ट दे आपको, ठीक है, जब तक किसान के पास एक सिक्योर्ड इनकम आप उनको नहीं दिखाएंगे, तब तक वो इन चीज़ों को अपनाने के लिए राजी नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं पे भी अगर किसी भी नए जगह पे अगर हम जा रहे हैं और अगर वहाँ पे हमें औषधीय पौधा की या कोई भी नए फसल का अगर खेती करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ अच्छे डिमॉन्स्ट्रेशंस करने होंगे, जो कि हो सकता है कुछ लोकल एनजीओज करें या फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के द्वारा कुछ हो, या फिर वहाँ पे जो भी कृषि संबंधित डिपार्टमेंट है वो उसको सपोर्ट करे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में हरीश रंजन जी। एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ को लेकर के। कृषि क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों के लिए देखिए कृषि दर्पण। धन्यवाद।